Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। क्या क्या वादा किया था आपसे? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 साल का समय हो गया, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आए। चुनाव आया तो बिल्कुल ठीक कहा गोपाल इटालिया जी ने, हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के गरीबों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के दलितों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के पिछड़ों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के आदिवासियों की बात नहीं करते, हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की बात नहीं करते, अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते, पाकिस्तान याद करते हैं। अरे हम पाकिस्तान से नहीं डरते। भाजपाइयों, तुमको डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ। कोई डरता है क्या यहां पाकिस्तान से? कोई डरता है क्या? डरते हो यूनुस भाई पाकिस्तान से? आप नहीं डरते ना? ये भाजपाइयों को सबसे ज्यादा डर लगता है। जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लेता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चुनाव आया तो काम की बात करो ना, काम की बात करो। हमारे लड़कों को कहा था तुमने 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। ये गोपाल इटालिया बैठे हैं, पेपर लीक हुआ गुजरात में, लाठियों से इनके पीठ पे वार किया गया। ईसुदान गढ़वी यहां बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, इनको पीट पीट के जेलों में भरा गया। हमने गुजरात के नौजवानों की लड़ाई लड़ी है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। हम पूछना चाहते हैं, 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दो। जो पेपर लीक से बर्बाद हुए हैं नौजवान, उनका हिसाब दो। हमसे हिंदू मुसलमान की बात मत करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? नौकरी चाहिए कि नहीं नौजवानों को? नौकरी चाहिए कि नहीं? क्या कहा था? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों। हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में कितनी नौकरी मिलनी थी सुदान भाई? कितने? 20 करोड़। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी। मोदी जी ने कहा 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में खड़े हो जाओ। 82 करोड़ लोग राशन लो, 5 किलो मस्ती से सो जाओ आराम से घर में। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, अरे बोले तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे रहा है, तो नौजवान का एक मजाकिया तंज भरा वीडियो आया। उसने कहा हमें नौकर नहीं बनना है, हमें 5 किलो राशन लेके मालिक बनना है। ऐसे भक्त हैं मोदी के, ऐसे भक्त हैं। दिमाग से सोचना बंद कर दिया, लोगों का दिमाग खाली कर दिया। मैं आज हिंदू मुसलमान की बात करता हूं और आप ही लोग जवाब देना, भावनगर के लोगों, आप लोग जवाब देना, जोर से जवाब देना, इतने जोर से जवाब देना कि मोदी जी को सुनाई दे। बताओ, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू की आबादी है कि मुसलमान की? जोर से बोलो, सुनाई पड़ना चाहिए मोदी जी को, जोर से बोलो। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? जोर से बोलो, हिंदुओं का। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है कि मुसलमानों की? जोर से बोलिए। अरे आपकी आबादी ज्यादा है तो जोर से आवाज तो बोलो। महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? इस देश में अशिक्षा ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? अस्पताल की बदहाली बढ़ेगी तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? है ना? है ना? किसान ज्यादा हिंदू है कि मुसलमान? अगर
किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा तो ज्यादा नुकसान हिंदुओं का है कि मुसलमानों का? है ना? है ना? हिंदुओं की जेब काटते हैं भाजपा वाले और कहते हैं हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हिंदुओं का भला कर रहे हैं। अरे ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, भारतीय जेब कतरा पार्टी, इनसे होशियार रहना। ये बेईमान लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। मैं आपको बताने के लिए आया हूं। चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कहते हैं आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। राहुल गांधी जाते हैं, आपके लिए विकास की बात करते हैं, ये करेंगे महिलाओं के लिए, ये करेंगे नौजवानों के लिए। मोदी जी चुनाव प्रचार में गए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला था कि नहीं बोला था? बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए कि शमशान चाहिए? स्कूल चाहिए कि शमशान चाहिए? अपने इलाके के लिए अस्पताल चाहिए कि शमशान चाहिए? सड़क चाहिए कि शमशान चाहिए? सड़क चाहिए कि शमशान चाहिए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आपके बच्चों को स्कूल नहीं दे सकती, अस्पताल नहीं दे सकती, सड़कें नहीं दे सकती, 15 लाख नहीं दे सकती, काला धन नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। आपके बच्चों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। हिंदुस्तान की मुस्तकबिल के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए मोदी के पास कोई योजना नहीं है। ये शमशान बनाने वाली पार्टी है और कोरोना में इन बेईमानों ने गांव गांव में शमशान बना दिया। बताओ, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया शमशान? तो हमें शमशान बनाने वाली पार्टी नहीं चाहिए, हमको स्कूल और अस्पताल बनाने वाली पार्टी चाहिए। बोलो, तैयार होना इसके लिए? तैयार होना सारे लोग? सारे लोग तैयार होना इसके लिए? और क्या कह रहे हैं आजकल? कह रहे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। कह रहे नहीं कह रहे? हमारी बहनें यहां बैठी हुई है पीछे, ये हमारी बहन आगे बैठी हुई है। बहन जी बताओ, 2014 में सोने का दाम कितना था? 24,000। कितना था? 24,000 रुपया तोला। एक तोला का दाम कितना था? 24,000। आज कितना हो गया? 81,000। कितना हो गया? 81,000 रुपए तोला। तो आपका मंगलसूत्र कौन लेके भागा है? बोलो जरा भाई, जोर से बोलिए। पहले बैठिए, जोर से बोलिए। कौन लेके भागा मंगलसूत्र? कौन लेके भागा मंगलसूत्र? आप पकड़ो इन बेईमानों को, पकड़ो, पकड़ो इनको, पकड़ो। इनसे मांगो मंगलसूत्र अपना, मांगो इनसे मंगलसूत्र। जो तुम्हारी बेटी की शादी में मंगलसूत्र 24,000 रुपए तोले सोना में बनता था, उसको नरेंद्र मोदी और भाजपा के शासन में 81,000 रुपए तोले सोने में बन रहा है। इन बेईमानों से कालर पकड़ का हिसाब लेना होगा और कहना होगा हमारे मंगलसूत्र का हिसाब दो। तुमने 3 गुना ज्यादा मंगलसूत्र का दाम बढ़ा दिया। झूठ बोलते हो देश के लोगों से, कहते हो संपत्ति लौट के मुसलमानों को दे देंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना, और मैं झूठ बोलना तो मेरा कालर पकड़ लेना इसी मंच पे। नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है? बताओ जरा हमको। दिलीप भाई बताइए, नाम बताइए। कौन है सबसे करीबी दोस्त? कौन है सबसे करीबी दोस्त? कौन है सबसे करीबी दोस्त? कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? स्टील किसको दिया? बोट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? बैंक किसको दिया? सड़क किसको दिया? पूरा हिंदुस्तान किसको दिया? अडानी। सारी संपत्ति आपकी लूट के किसको दिया मोदी जी ने? तो आपकी संपत्ति किसको दिया मोदी जी ने? अडानी को दिया। अडानी को दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्जा अडानी को दिया। अब इनके दूसरे दोस्तों पे बात करते हैं। आपकी बैंकों में भी डकैती मार दी भाजपाइयों ने, पता है कि नहीं आपको? बैंक में किसका जमा रहता है पैसा? भाई आम आदमी का पैसा जमा रहता है ना। बैंकों में आपकी मजदूरी का, मेहनत का, कर्मचारियों के मेहनत का पैसा, व्यापारियों के मेहनत का पैसा जमा रहता है ना। मोदी जी का और भाजपा वालों का तो पैसा नहीं है ना, ये आपका पैसा है ना। 20,000 करोड़ रुपए लेके मेहुल चौकसी भाग जाता है।
20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग जाता है, 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग जाता है, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग जाता है, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग जाता है। जितने बेईमान हैं सबको भगाने का काम भाजपा वालों ने किया है। इनसे एक एक चीज का हिसाब लेना और पूछना, हमारे बैंकों में जिन लोगों ने डकैती डाली है उनको लंदन से पकड़ के हिंदुस्तान कब लाओगे, हमारा पैसा वापस कब करोगे। आपको पता होनी चाहिए आपकी संपत्ति किसने लूटा है। छोटा मोटा पैसा नहीं, 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का मोदी जी की सरकार ने माफ किया है। 15 लाख करोड़। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं, भाजपा वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। कह रहे भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, ये मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा ठीक कहा मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। बताओ शामिल किया कि नहीं किया। अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने खोला, फिर बीजेपी के साथ मिला लिया। छगन भुजबल का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। हसन मुशर्रफ का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। नारायण राणे का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। अशोक चौहान का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। हेमंत विश्व शर्मा का भ्रष्टाचार खोला, बीजेपी के साथ मिला लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला लिया। कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई, उसका क्या नाम है? मोदी वॉशिंग मशीन, सारे दांत चुटकियों में धुले। मोदी वॉशिंग मशीन, सारे दांत चुटकियों में धुले। बड़े से बड़े बेईमान को उसी वॉशिंग मशीन में डुबाते, निकाल के कहते हैं अरे ये तो राजा हरिश्चंद्र है। अब मुझे तो हंसी आती है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे। बीजेपी के कार्यकर्ता मुर्दाबाद लगाते हैं, अशोक चौहान मुर्दाबाद, अशोक चौहान मुर्दाबाद। आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको मारो। पता चला मोदी जी इसको माला पहना रहे, माला पहना रहे, गले लगा रहे, गले लगा रहे। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इनके किसी झांसे में मत फंसना। इस बार के चुनाव में आप लोगों को बगैर किसी झांसे में फंसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ मिलकर उमेश भाई मकवाना को वोट देना है और झाड़ू पर बटन दबाकर इनको यहां से जिताने का काम करना है। बताओ तैयार हो कि नहीं? सारे लोग तैयार हो ना? तैयार हो ना? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। जानते हो ना झाड़ू काम की चीज होती है? अगर अपने घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पीछे तक आवाज उठाई, क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए, भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू। देखा ना गांव में अगर किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसको पकड़ के ओझा के पास लेके जाते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देते हैं। तो इनका भूत उतारने का काम आप लोगों को क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, क्या कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ? दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने जनता के लिए काम किया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, सड़कें बनवाई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया,
इलाज फ्री किया, आज उस आदमी को पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया केजरीवाल का संदेशा लेके आया हूं गुजरात के लोगों, आपके लिए, उमेश भाई के लिए संदेशा लेके आया हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। केजरीवाल ने कहा है मोदी के जुर्म के आगे, मोदी के अत्याचार के आगे झुकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। मेरे भाइयों, आप सब लोग जेल का जवाब वोट से देना, जेल का जवाब वोट से देना। कल था चेतर भाई के इलाके में, उनको भी जेल में डाल दिया था, उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया था। अभी गोपाल भाई से पूछ रहा था, 100 कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गुजरात में। आज इस तरह का अत्याचार आप कर रहे हैं। एक आदिवासी समाज के विधायक को, नेता को, उसकी पत्नी के साथ आप भाजपा वालों ने जेल में डाल दिया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। आप इस तरह से तानाशाही से देश को चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है हम लोगों का? क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? अरविंद केजरीवाल का गुनाह यह है कि उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। अरविंद केजरीवाल का गुनाह यह है कि भारत की आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा बस की यात्रा हमारी माताओं बहनों के लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा चलो गुजरात का स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। कर्नाटक में सरकार थी, बोले कर्नाटक का स्कूल दिखाते हैं, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, बोले नहीं देखना। अरे बोले योगी जी का उत्तर प्रदेश का स्कूल तो देख लीजिए। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी ने कहा नहीं देखना। मोदी जी ने कहा तो फिर देखना क्या है? उसने कहा अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनवाया, उस स्कूल को देखना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने के लिए गई। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। लेकिन जो काम करता है उसको परेशान करते हैं। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ बोला, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ बोला, उसकी सदस्यता खत्म कर दी। मैंने बोला, मुझे उठा के सस्पेंड कर दिया। मुझे तो बार बार सस्पेंड करते रहते हैं, मुझे तो भाई बार बार सस्पेंड करते रहते हैं। हमको एक बार बोले संजय सिंह जी, जब से आप सांसद बने तब से 56 बार आप बेल में आए हैं, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। अरे मैंने कहा बेईमानो, तुमने तो 1056 बार इस देश की जनता के पीठ में छुरा मारा है। मैं क्या करूं, मुझे तो बोलना पड़ेगा। गूंगे लोगों को संसद में मत भेजना, उमेश भाई जैसे लोगों को भेजना जो आपकी आवाज को उठा सके। बहादुरों को भेजना, कायरों को मत भेजना। मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया, बताओ क्या गलती की? मणिपुर में हिंसा हो रही है, आज तक 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। एक कारगिल के फौजी की पत्नी, उसको निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस फौजी ने कहा मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैंने भारत माता की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इस सवाल को लेकर जब मैं सदन में गया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। किसानों का सवाल था, 3 काला कानून लेकर आए प्रधानमंत्री जी, उस काले कानून के खिलाफ मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ दिया। भाजपा वालों ने कहा माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ने का काम करूंगा। मैं चुप रहने के लिए नहीं आया। गुजरात के भाइयों, याद कर लेना, मोरबी की घटना हुई थी, पुल के भ्रष्टाचार के कारण 150 जिंदगियां यहां पर गई थी। वो सवाल भी मैंने संसद के अंदर उठाया था, याद कर लेना। जब यहाँ पे नकली शराब से यही
हमारे उमेश भाई के इलाके में 75 लोगों की जान जब गई थी, उस सवाल को भी संसद में मैंने उठाया था। 5 दिन तक मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। जो इनसे लड़ेगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम आपसे न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। 6 महीने मुझे जेल में रखा, 6 महीने जेल में रखा। हर 24 घंटे मेरे ऊपर सीसीटीवी का कैमरा लगा के रखते थे। 4 दिन तक मेरे बाथरूम में सीसीटीवी का कैमरा लगा के रखा। 11 दिन तक मुझे एक सेल के अंदर रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। मुझे मेरे मनोबल को गिराने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन जिस दिन से निकला हूं, सीना तान के भाजपाइयों से लड़ने का काम कर रहा हूं। इनसे झुकना मंजूर नहीं है। हमको तय करना है कि इतिहास के पन्नों में हमारा नाम किस तरह से दर्ज होगा, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। आज जो लोग भाजपा के आगे घुटने टेक कर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। उनको कायर के रूप में याद किया जाएगा, कायर के रूप में। पूरे समाज को विखंडित करना है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़ाओ, दलित को पिछड़ा से लड़ाओ। अभी यहां क्षत्रिय समाज का अपमान किया, पूरे भारत का क्षत्रिय समाज का व्यक्ति आक्रोशित है, गुस्से में है। ये क्या करते हो बीजेपी के लोग? यही संस्कार सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में। यही तुम कहते हो कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो। यही सीखते हो गाली गलौज की भाषा, समाज को बांटने की भाषा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। भारतीय झगड़ा पार्टी, ये झगड़ा करा सकते हैं, खाली झगड़ा करा सकते हैं। अपने मोहल्ले में 4 दिन बुला दोगे, वहां भी झगड़ा करा देंगे। पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देंगे। इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। मैं रूपाला जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, जो भी लड़ाई लड़ना है क्षत्रिय समाज के लोगों से सीना तान के आमने सामने लड़ाई लड़ो। अगर बहू बेटियों के ऊपर सवाल उठाओगे, अगर बहू बेटियों के ऊपर सवाल उठाओगे तो सूद समेत तुमको जवाब दिया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा अपमान करो मंजूर है, परिवार का अपमान करोगे कतई मंजूर नहीं होगा। क्या मांगा क्षत्रिय समाज ने आपसे? यही तो कहा कि तुम्हारे केंद्रीय मंत्री रूपाला ने जो अपमान किया है क्षत्रिय समाज की बहू बेटियों का, उसका टिकट काट दो। अरे इतिहास तो पढ़ लो क्षत्रिय समाज के लोगों का, राजपूतों का इतिहास तो पढ़ लो, राजवाड़ों का इतिहास तो पढ़ लो। अरे भाई, यहां पर जहां हम हैं भावनगर में, राजा महाराजा स्वर्गीय कृष्ण कुमार सिंह जी के बारे में बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब आह्वान हुआ तो पहली रियासत जो देश के अंदर मिली, विलय हुई, उसकी शुरुआत भावनगर से हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर, उनके अनुरोध पर तमाम रियासतें, सैकड़ों रियासतों ने अपना विलय सरकार के साथ कर लिया। और एक टिकट मोदी जी आपसे कह रहे थे कि वापस ले लो, वो तुम वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा अपमान, तुम्हारी ये जो अपमान की कार्रवाई है, तुम्हारे अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से क्षत्रिय समाज के लोग देंगे। उनके बहू बेटियों का अपमान जो तुमने किया है, सबने शपथ ले लिया है, सौगंध खा लिया है कि इस बार उमेश मकवाना को यहां से जिताना है और पूरे गुजरात के अंदर क्षत्रिय समाज लामबंद होकर, पूरे देश में लामबंद और इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का काम करेगा। गुजरात में 7 तारीख को, और इससे पहले राजस्थान में पता कर लेना, उत्तर प्रदेश में पता कर लेना। सबने सभाएं की, मीटिंगें किया और क्षत्रिय समाज के लोगों ने तय किया सब कुछ मंजूर है, लेकिन सौगंध खाकर कहा बीजेपी को अब वोट नहीं देंगे जिन्होंने हमारे बहू बेटियों का अपमान किया। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहने के लिए आया हूं, किसी नकली नारे के चक्कर में मत फंसना। कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। अभी बता रहे हैं अमरेली का कहां का कैंडिडेट था, किसने कह दिया 500 पार? अमरेली का कैंडिडेट कहता 500 पार, 500 पार, 500 पार।
हमने कहा जब दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा तो कुछ दिन बाद कहेंगे 700 पार 700। अरे भाई कुछ भी बके जा रहे हो। 500 पार 700 पार 800 पार। मैंने कहा वो अमरेली वाले कैंडिडेट की गलती नहीं है, वो हिंदुस्तान का चुनाव नहीं लड़ रहा, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहा है। अखंड भारत में कहीं से भी सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से भी आ जाएंगी कुछ सीट, बांग्लादेश से भी आ जाएंगी, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कहीं से सीट आ जाएगी भाजपा वालों की। ये तो पूरे दुनिया में कहीं से चुनाव जीत सकते हैं। इन बेईमानों के नकली नारों के चक्कर में मत पड़ना। इनके नारों की हकीकत मैं बताता हूं। 14 बार 10 साल में इनके नारे गलत साबित हुए हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। बंगाल में गए मोदी जी, कहने लगे 200 पार 200 पार 200 पार, आई 77 सीट। कर्नाटक में गए मोदी जी, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। हरियाणा में गए, कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार। गुजरात वाले कह रहे तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। करना नहीं करना तड़ी पार, बताओ। तड़ी पार करना है ना इनको? तड़ी पार करना है ना? तड़ी पार करना है ना? याद करके जाना मोदी जी ने जो बात कही थी। ये गोपाल भाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी की बात याद करके जाना। मैं कह रहा हूं हाँ, मोदी जी की बात याद करके जाना। 2014 में मोदी जी ने कहा था, भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। कहा था कि नहीं कहा था? तब सिलेंडर का दाम कितना था? कांग्रेस की सरकार थी, विधायक जी, कितना था? 400 रुपए। 400 रुपए। अब गोपाल भाई कितना दाम है? 1100 रुपए। कितना दाम है? 1100 रुपए। तो मैं कह रहा हूं संजय सिंह, मोदी जी की बात को याद करके जाना। इस बार भी घर का सिलेंडर देख के जाना। 400 की जगह 1100 का हो गया है। मोटरसाइकिल भी देख के जाना, जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल तुमने भरवाया। डीजल की गाड़ी भी देख के जाना, जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने भरवाया। सरसों के तेल का डिब्बा भी देख के जाना, जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल तुमने भरवाया। जब ये सब कुछ याद रहेगा तो इनसे लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी याद रहेगी और उमेश मकवाना याद रहेंगे। इनका चुनाव निशान झाड़ू आपको याद रहेगा। ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। पीछे से आवाज आ रही है, भतीजे को भूल गए, उसका नाम ही नहीं ले रहे। कौन है भतीजा भाई? जैसा। कहां से क्रिकेट खेला है? किसी को पता ही नहीं। कहां से क्रिकेट खेलता है? कहां से क्रिकेट खेलता है? बल्ला पकड़ना नहीं आता। क्या बना दिया उसको? बीसीसीआई का चेयरमैन। बीसीसीआई का चेयरमैन। और जब हमारा नौजवान कहता है सेना में भर्ती होना है, भारत की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करनी है, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 17 साल में भर्ती हो जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप 75 साल के उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और हमारे नौजवान को 21 साल में रिटायर करना चाहते हो। अब इस देश की जनता आपको रिटायर करेगी इस चुनाव के अंदर। आपका भतीजा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। हमारा नौजवान जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, खून पसीना बहाता है, सेना में भर्ती की उम्मीद रखता है, उसको कहते हो -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करो, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करो।
हमारे घर का बेटा -45 डिग्री टेम्परेचर और +50 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी करेगा और तुम्हारा बेटा बगैर कुछ किए हुए बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाओगे, ये व्यवस्था हमें मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? तो इस बार इनके हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारे के अंदर फंसना नहीं है, फंसना। ये पाकिस्तान की बात करें, आप हिंदुस्तान की बात करना। ये पाकिस्तान की बात करेंगे, आप हिंदुस्तान की बात करना। कह देना पहले हिंदुस्तान की बात करो, गुजरात की बात करो, अरे भावनगर की बात करो, हम लोगों की बात करो और गुमराह करने की कोशिश मत करो। अंत में मैंने भगत सिंह जी को पढ़ा जेल में, कई किताबें पढ़ी, गांधी जी की किताबें पढ़ी, आजादी के दीवाने एक किताब थी, इसको पढ़ा, नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा मैंने जेल के अंदर क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा। मैं शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो गई थी, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए, निराश थे, उदास थे, वापस गए तो भगत सिंह ने उनको चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के अंत में लाइन लिखी। वो लाइन जो थी वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जफा का मतलब होता है अत्याचार, जफा का मतलब होता है जुर्म। भगत सिंह ने लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हम आपके सितम की इंतहा को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, हम आपके यातना के, आपके उत्पीड़न की इंतहा को देखना चाहते हैं। और भावनगर के लोगों, अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, याद रखना। इसके बाद आपके वोट की ताकत छीन ली जाएगी, संविधान छीन लिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अरुण गोविल, उसने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अयोध्या का प्रत्याशी लल्लू सिंह कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा भाजपा के प्रत्याशी राजस्थान से कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा का कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा, वोट खत्म होगा। सूरत में शुरुआत हो गई है, बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई है। पूरे देश में यही फार्मूला लागू होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूरत झांकी है, पूरा देश बाकी है। इस चुनाव को बचाने के लिए, वोट को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार अपना वोट करना, इंडिया गठबंधन को जिताना, आम आदमी पार्टी को जिताना, उमेश भाई को जिताना। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 300 से ज्यादा सीटें इस बार इंडिया गठबंधन की आएगी, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सारे लोग मिलकर, आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, ये वादा केजरीवाल जी ने सबसे लिया है, पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। ये हम लोगों का वादा है आपसे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, फ्री होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, शमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट करना है, झाड़ू को वोट करना है, उमेश भाई को वोट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस के लोगों का, सीपीएम के लोगों का, सीपीआई के लोगों का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और आप सबका जो इतनी देर तक सभा में मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।